कर्नाटक का हमने देखा कि जो बीजेपी का पूरा फोकस रहा वो भी वही रहा। प्रधानमंत्री की रैलियां देख लीजिए आप, अमित शाह की रैलियां देख लीजिए, दूसरे नेताओं की रैलियां देख लीजिए, वो उसी इलाके में ज्यादा कंसंट्रेटेड थी। शायद कोशिश ये रही होगी कि वहां पर जो मुस्लिम वोकल लीग का जो एक कॉम्बिनेशन था उसको क्रैक किया जाए, उसमें थोड़ी सी सेंधमारी की जाए, और दूसरी तरफ उनके लिंगायत नेता चाहे वो येदुरप्पा हो चाहे वो जगदीश शेट्टार हो, वो जाते रहे, जो भी रीजन है कि उम्र ज्यादा हो गई, किसी ने पार्टी छोड़ दी, वॉटेवर। तो क्या थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हो गई कि जहां फोकस करा, सोचा था जो समीकरण बदलेगा, देखिए जेडीएस साफ हुई लेकिन उसका फायदा बीजेपी की जगह कांग्रेस को मिल गया। देखिए पॉपुलर एनालिसिस ये है कि जो जीता वो सिकंदर। मैंने पहले लाइन में कहा था कि कांग्रेस बहुत शानदार जीत रही है और बीजेपी बहुत बुरी तरह हारी है। ये तो पॉपुलर एनालिसिस है। अब आपको मैं इसका जो एनालिटिकल एनालिसिस वो बता देता हूँ। हर्षवर्धन जो भी कह रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा जब आप एनालिसिस करते हैं, टेबल बैठते हो, तो ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो दलित हैं, वो 5 गारंटीज का कोई मतलब ही नहीं है सर। मैं आपके सामने डेटा रखता हूँ। बीजेपी को 2018 में 36.22% वोट मिले थे और इस बार अभी तक के 35.59% है। नुकसान कितना का है? 0.63 का, 1% से भी कम, 1% से भी कम का नुकसान है। और सीटें देखिए आप, आधी। कांग्रेस को पिछली बार 38.04% वोट मिले थे, इस बार मिले 43.20 अभी तक। 5.16% का फायदा, 56 सीटों का फायदा। जेडीएस को 5% का नुकसान है वोट में। पिछली बार 18.36, इस बार 13.35। सारा खेल यहीं छुपा हुआ है कि जेडीएस की इतनी बुरी तरीके से हार और उसका वोटर सीधे सीधे देखिए ना, 5% इधर से निकला और 5% शिफ्ट हो गया। तो ये क्यों शिफ्ट हुआ, यही समझना है। एक तो ये कि सरकार से नाराजगी थी, स्थानीय विधायकों से नाराजगी थी और उनको कांग्रेस को जिताना था, तो उन्होंने जेडीएस को छोड़ा और बीजेपी का पकड़ा नहीं और कांग्रेस को जिताया। क्यों हुआ ये? क्योंकि पोलराइजेशन हुआ। जो बीजेपी ने किया, अब इसकी गलती निकाली है। देखिए इस सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन का खेल है। इसमें फ्री में महंगाई, भ्रष्टाचार, कुछ कोई मतलब ही नहीं इसका। इसमें देखिए पूरा पोलराइजेशन खेल था, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है। एग्जैक्टली। अब शायद बीजेपी को तो नहीं उम्मीद होगी कि वो मुस्लिम वोट उसके पास आता तो वो उसको डिस्काउंट करके चल रहे होंगे। yes. तो जो चेंज आया वो कहां आया? वो वोकलिगा में आया, वो मुस्लिम वोटों में आ रहा, वो कलिंगा में आया। मुस्लिम वोट कंसंट्रेट हो गए, एकदम जो बटने थे वो कंसंट्रेट। अभी जब उसका डिटेल डेटा आएगा तो आप देखिएगा मैक्सिमम कंसंट्रेशन हुआ है, मतलब 85 या 90% कंसंट्रेशन हुआ और वो सारा कांग्रेस में शिफ्ट हुआ, क्योंकि उनको ये लगता है कि जेडीएस जिता के कोई फायदा नहीं है। फिर त्रिशंकु बनेगी, ऑपरेशन लोटस होगा, बीजेपी सरकार में आ जाएगी। इसलिए एकदम स्ट्रेटेजिकली कि इस बार कांग्रेस को जिताना है। 5% इधर कटा, 5% उधर जुड़ा और ये पोलराइजेशन का खेल था। अब बीजेपी अप्रैल महीने में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.70% हो गई है। ये लगातार तीसरा महीना है जब रिटेल महंगाई दर में कमी आई है और ये बड़ी राहत की खबर है। इधर सीपीआई 18 महीने के निचले स्तर पर जा पहुंची है। वहीं आज मार्च महीने के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े भी आए। आज आए आंकड़ों में मार्च महीने में आईआईपी में 1.1% की कमी दर्ज की गई। आईआईपी 2.2% से घटकर 1.1% हुई है। इन आंकड़ों के मायने को विस्तार से समझा रही हैं वरिष्ठ पत्रकार मैथिली भूसनूरमठ। जी मैथिली। आज शाम को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार को एक खुशखबरी मिली। ये थी कि महंगाई की दर में थोड़ी सी वीकनेस आई है, थोड़ा सा सुधार हुआ है। अप्रैल के महीने में जो इन्फ्लेशन का नंबर है, जो हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, वो 4.7% आया है। इसके पहले मार्च के महीने में 5.7% था। तो इसके मुताबिक सर्टेनली हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन में कुछ घटौती हुई है। अगर इसके साथ हम देखेंगे कि खाद्य पदार्थों में जो इन्फ्लेशन हुआ है वो 3.8% है, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन में सर्टेनली कुछ गुड न्यूज है। लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि इसलिए इन्फ्लेशन लो लगता है क्योंकि पिछले साल मैंने अप्रैल 2022 में इन्फ्लेशन का जो नंबर था वो 7.8% था। तो उसके मुताबिक इस साल जो प्राइसेस के इंक्रीज हुआ है वो कम लगता है, 4.7%। और आगे जाते महीने में हमको ये पता नहीं कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा कि नहीं, क्योंकि हमारे सामने दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये एल नीनो की जो बात हो रही है उसके ऊपर, उसका मॉनसून के ऊपर असर होता है। मॉनसून अगर बुरा हो तो खाद्य पदार्थों में प्राइसेस बढ़ जाती हैं। हमारे कंजम्पशन बास्केट में खाद्य पदार्थों को लगभग 50% है, तो इस वजह से जब भी मॉनसून खराब हो तो उसमें जरूर इन्फ्लेशन पे असर होता है। साथ के साथ जो ऑयल के प्राइसेस जो हम कहते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बाकी देशों खासकर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के बेसिस पे डिपेंड होगा, तो उसके ऊपर भी काफी अनसर्टेनिटी है। तो हम नहीं कह सकते कि पूरा इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और इसके बारे में रिलैक्स कर सकते हैं। खासकर अगर हम देखेंगे जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो मार्च के महीने में सिर्फ 1.1% बढ़ोतरी हुई है।
तो अगर हम देखेंगे इन्फ्लेशन में खुशखबरी है, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बिल्कुल बेचैन है।